अस्सलाम वालेकुम लिसनिंग व्यूअर्स, उम्मीद आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। द गली क्रिकेट शो के नए एपिसोड के साथ आप सबको खुश आमदीद। और आज हमारी अनदर कोलैबोरेशन विद केयर गोज़ नथिंग। अली हमें ज्वाइन कर रहे हैं आज, और आज हमारी एपिसोड जो होगी उस पर थोड़ी सी जो एवर लास्टिंग जो सर्कस चलता हुआ आ रहा है पीसीबी, वो डिस्कस करेंगे। फ़खर जमान ड्रॉप हो गए, उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं हुआ। फिर थोड़ी देर बाद खबर आई कि उनका फिटनेस टेस्ट फिर लिया जाएगा। अ, अगर वो पास कर जाए तो शायद सेलेक्ट भी हो जाए और कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए। फिर वो ट्वीट का एक इशू खड़ा हुआ कि ट्वीट कर दी थी तो फ़खर ज़मान को ट्वीट की वजह से बाहर किया गया है, और किसी खिलाड़ी को कोई हक नहीं है कि सिलेक्शन कमेटी अगर बिठा दे तो किसी फेलो खिलाड़ी को हक नहीं है कि वो देखिए कोई किसी अपना ओपिनियन जाहिर का इजहार कर सके। ऑन टॉप ऑफ दैट हम लोग कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट के बारे में थोड़ी बात करेंगे कि कौन मिस आउट हुआ, कौन मिस आउट नहीं हुआ, और कुछ टू बी वेरी ऑनेस्ट काफ़ी इनकन्सिस्टेंसीज थी जो कि मुझे समझ नहीं आई। कि बाबर आजम इज स्टिल इन कॉन्ट्रैक्ट ए, सेंट्रल का कैटेगरी ए, शान मसूद इज इन सी, जो कि टेस्ट कैप्टन है आपके। तो दैट इज़ अ बिग इनकन्सिस्टेंसी इन माई ओपिनियन। सबसे बड़ी बात जो मुझे लगी कि यार आपने सरफराज अहमद को कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से हटा दिया आखिरकार। कि मतलब वो जवान पिछले 2 साल से कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट के पैसे काट रहा है, एक एक गेम भी नहीं खेला जवान ने यार। बट खैर खैर, अगर आप लोग नए चैनल पे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, लीव योर थॉट्स इन द कमेंट्स बिलो। और हम लोग अपना सेशन शुरू करते हैं। पहले तो अली आप बताएं इनिशियल थॉट्स ऑन दिस एंटायर सर्कस जो स्टार्ट हुआ है, उसके बारे में क्या कहते हैं आप? I think मैं personally I do not have a lot of disagreements with the central contract list. मैं जो नाम देख रहा हूँ, I think पीसीबी ने कुछ हद तक ना इसको बेहतर मार्केट नहीं किया या मीडिया में इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी। फिटनेस हैज बीन अ की कंपोनेंट इन दिस। अगर आप देखें तो सरफराज को ड्रॉप करने की वजह यही है। आपने सरफराज अहमद की वीडियोस भी देखी होंगी रिसेंट ट्रेनिंग कैंप में, ही वाज प्रीटी अनफिट। मुझे नहीं लगता कि सरफराज इज फिट इनफ टू हैव अ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट। मामूल हक भी वाज, आई थिंक इन टर्म्स ऑफ हिज परफॉर्मेंस, नो डाउट उनको ड्रॉप किया गया साइम के लिए, बट ही वाज पुटिंग रियली गुड नंबर्स ओवर द लास्ट 2 इयर्स। तो इमाम को भी जो हटाया गया मेरे हिसाब से फिटनेस पे हटाया गया। तो जो मैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट देख रहा हूँ, इस पे जो प्लेयर नहीं है वो फिटनेस की बेस पे नहीं है। एंड आई एक्चुअली रिस्पेक्ट दैट फ्रॉम द पीसीबी के सरफराज अहमद के लिए जो जितना मर्जी चीखे दाड़े, वही फिट नहीं है तो नहीं है। इमामुल हक उस फ्रॉम लाहौर पे रीजन पे आ रहा हो दोबारा, जितना मर्जी कोई चीखे दाड़े, वो नहीं है टीम में। तो आई थिंक इट्स फाइन। बाबर आजम को रखा गया, कुछ बाबर एंड रिजवान आर प्रोबेबली द ओनली 3 फॉर्मेट प्लेयर्स वी हैव एट द। बाबर को डेफिनेटली रेस्ट किया गया है, बट अब आगे साउथ अफ्रीका की सीरीज है, यू कैन नॉट ट्रैवल विदाउट बाबर आजम, ठीक है, इन द टेस्ट टीम, स्पेशली जो साउथ शकील के स्ट्रगल्स हैं या कामरान गुलाम की वीकनेस नजर आई है। तो आई थिंक इट्स अ प्रीटी गुड लिस्ट। शाहीन को ड्रॉप कर दिया गया, विच इज अमेजिंग। आई थिंक शाहीन इज नॉट अ 3 फॉर्मेट प्लेयर एनी मोर, he'll have to prove that। तो ठीक था। फखर का मैं यही बोलूंगा कि first of all, I'm totally with the PCB on this. उनकी tweet did not make sense to me. I agree. You can have your personal opinion, but ये जो नंबर क्रंचिंग करके बता रहे हैं कि 2018 से 19 में विराट कोहली का इतना एवरेज था, 20-21 में उसका इतना एवरेज था, 22 से 23 में इतना था। अब ज़ाहिर खबरें आ रही हैं कि उनके एजेंट ने ट्वीट की थी एंड फखर इज रियलाइज कि ये चीज़ ठीक नहीं थी। आई मीन यू रीड दैट ट्वीट और आपको समझ आ जाती है यार कि दिस वाज नॉट ऑन, ये करने की ज़रूरत नहीं थी। ये काम करते हैं ना, फिर सिलेक्शन कमेटी को बिठा देते हैं, इंडिया का स्क्वाड रखते हैं और इंडिया के स्क्वाड को ना स्केल डाउन करके एक पाकिस्तान की टीम बना लेते हैं। फिर जो इंडिया की टीम में रोहित शर्मा के साथ होगा वही इधर साइम अयूब के साथ होना चाहिए, जो विराट कोहली के साथ होगा वही बाबर आजम के साथ होना चाहिए। तो कुछ हद तक डिसिप्लिन लाने की ज़रूरत थी, बट जिस सर्किस की तरह मोहसिन नकवी क्रिकेट बोर्ड को चला रहे हैं, तो आई फील उनका जो ये कुछ बेहतर काम है ना, वो भी सही तरह पब्लिसाइज नहीं हुआ, और दिस इज द सिचुएशन राइट नाउ। यार टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने ना इस बारे में थोड़ा सोचा था कि हम लोग पीसीबी चेयरमैन हमारे दिन फ्लक्चुएट होते हैं, ठीक है। नजम सेठी, जका अशरफ, रमीज़ राजा, ये मोहसिन नकवी। यार आई 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 हैव कम टू अ कंक्लूजन कि यार आई डोंट थिंक कि ये सारे लोग, दे आई डोंट थिंक दे आर द वंस मेकिंग द कॉल्स। ये सीईओ जो है आपके सलमान नसीर, राइट, ही इज़ बिन अ सीईओ सिंस
वसीम खान, ठीक है। उस्मान वाला जो हैं वो पिछले 3 एडमिनिस्ट्रेशन से अपनी पोस्ट में है। और अभी जो फ़खर ज़मान का जो एक और इशू खड़ा हुआ था कि उन्होंने क्या था वो करेक्शन कैंप में जो उस्मान वाले की जो पोल खुली थी। माय पॉइंट इज़ के आई थिंक ये जो चेयरमैन्स हैं, यस दे हैव देयर फॉल्ट्स, बट आई डू बिलीव के जो प्लेयर रिलेशंस हैं विद द बोर्ड, आई डोंट थिंक कि ये चेयरमैन का इशू है। ये मोस्ट आई फील लाइक कि जो बोर्ड ऑफिशियल्स जो हैं, जो 10-10 15-15 साल से बोर्ड में, ये ज़्यादा मिस हैंडल करते हैं चीज़ें। इन लोग को लगता है कि भाई हम टॉप बोर्ड ऑफिशियल हैं, हमने मतलब वी अचीव दिस, या हमारी हमारी कोई वो है। अ, देखिए एट द एंड ऑफ द डे, अगर आपके इफ़ योर प्लेयर्स आर देयर, इफ़ योर प्लेयर्स आर परफॉर्मिंग, देन आपके बोर्ड की इज्जत है, आपके बोर्ड की कुछ मतलब सुनी भी जाएगी क्योंकि आपकी टीम परफॉर्म कर रही है। आपकी टीम ही परफॉर्म नहीं कर रही, आपकी टीम ही 2 टके की है, तो फिर आपकी क्या मतलब बोर्ड की क्या हैसियत होनी है। आई रियली डोंट अंडरस्टैंड एंड आई रियली बिलीव के ये जो बैकग्राउंड में जो ये साले जो ऑफिशियल्स जो काम करते हैं ना, ये ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। डू यू एग्री विद दैट? टू एन एक्सटेंड आई एग्री, मगर फिर आप ये भी देखें ना कि अगर आप एज अ चेयरमैन बनकर आ रहे हैं तो आपको ये आपका रोल नहीं है कि टू फिगर आउट के व्हाट द एक्चुअल प्रॉब्लम इज। आप इनको तो आके इख्तियारात ही नहीं होते ना। या तो देन व्हाई आर यू बिकमिंग अ चेयरमैन? अगर आपके पास इख्तियारात ही नहीं है तो देन व्हाई आर यू कमिंग ऑन अ सीट जो एक डमी सीट है। प्रॉब्लम इसके जब हमें सबको पता है कि जितने भी बाबू बैठे हैं ना पीसीबी में, ये कभी भी चेंज नहीं होते। आप सारी एडमिनिस्ट्रेशन उठा के देख लें, आपको कभी भी कोई नहीं मिलेगा जो कि भाई कि कोई चेयरमैन आया और उसने किसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बाहर कर दिया हो, या कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिज़ाइन करके गया हो कि भाई कि टीम की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं या है। एग्जैक्टली माय पॉइंट, राइट। या बट पॉइंट इस के आपको जब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, राइट, और आप उसके लिए एक आंसरेबल भी हैं, ठीक है, तो देन आपको पहले विद इन द हाउस क्लीन अप करने की ज़रूरत है, या जो आपको पैसे बना के दे रहे हैं आपको उनकी सर्जरी करने की ज़रूरत है? ऐसे एक सवाल ये है कि मोहसिन नकवी क्या इलेक्ट हुए थे या अपॉइंट हुए थे? भाई इलेक्शन इज़ अ डमी प्रोसेस। आपको जब पेट्रन इन चीफ सेलेक्ट कर लेता है ना तो देन बोर्ड, आपके बोर्ड कभी भी अगेंस्ट नहीं जाता। अगर पेट्रन इन चीफ ने एक नाम दे दिया कि जी के मोहसिन नकवी इज़ गोइंग टू बी द चेयरमैन, देन दे विल elect him as a chairman. बट these board members elect him, right? ये जो Yeah, उस्मान वाला या all these guys elect him, तो ये these are also I don't think Usmanwala is like a board member or anything. He had I think he is holding a position which is of a director international cricket or something. और अगर आपको याद होगा तो इनके बारे में पीएसएल में भी इश्यूज आए थे। ये इंटरनेशनल रिक्रूटिंग जो थी, आई थिंक आज से 2 साल पहले की, जिसमें बहुत ही कोई बिलो एवरेज नाम रजिस्टर हुए थे इन द ड्राफ्ट, तो उसमें भी काफ़ी इनका नाम आया था कि जी के इन्होंने जो है ना कोई बहुत आला परफॉर्मेंस नहीं दी थी जब से अहमद ख़ान ने जब से छोड़ा था, इमरान अहमद ख़ान ने। उसके बाद ये इन्होंने टेक ओवर किया था एंड उसके बाद से क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स पीएसएल में उस तरह से नहीं आए। तो उनका एक एक वो मसला भी था एंड देन ही गॉट प्रमोटेड टू डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट। मगर असल में इशू जो है ना, हमारे यहाँ एक्चुअल इश्यूज को एड्रेस नहीं किया जाता है। हमारे यहाँ सिर्फ जो है ना सेंसेशनलिज्म में और मीडिया में रेलेवेंट रहने के लिए और स्पाइसी स्टोरीज देने के लिए ना ये सारी कहानी होती है। ये परफेक्ट केस अभी फ़खर का उठा के देख लें आप। फ़खर के केस में आपने एक इशू डिसिप्लिनरी इशू था कि भाई ठीक है आपने ट्वीट ही नहीं की, सही थी गलत थी, दैट्स अ डिसिप्लिनरी इशू, ठीक है। आप उस डिसिप्लिनरी इशू को कैसे आप उसको जो है ना आप उसकी बेसिस पे आप कैसे उसको वनडे के स्क्वाड से ड्रॉप कर सकते हैं, एंड देन लेट अलोन आप उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से ड्रॉप कर सकते हैं। एक तरफ आप नुमान अली को सेलेक्ट कर रहे हैं सब्जेक्ट टू हिज फिटनेस, जो कि जिस बंदे ने एक्चुअली में फिटनेस टेस्ट फेल किया हुआ है, और जब आपके पास कोई चॉइस नहीं थी तो यू ब्रॉट हिम बैक, ही वन यू द सीरीज। उस जवान ने 90 ओवर कराए 2 टेस्ट मैचेस में, ठीक है। तो यू मीन टू टेल मी कि ही इज़ नॉट फिट क्योंकि वो 2 किलोमीटर की रन नहीं भाग सकता,
मगर ही इज़ फिट इनफ टू प्ले 2 टेस्ट मैचेस जिसमें वो 90 ओवर करा रहा है और 20 विकेटें ले रहा है, आपको टेस्ट मैच जितवा रहा है, एंड देन यू स्टिल हैव द ऑडेसिटी टू राइट के यार के सब्जेक्ट टू फिटनेस इसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, राइट? जाहिद महमूद इज़ अनदर वन हु फेल्ड हिज फिटनेस टेस्ट, मगर आप उसको जब वापस लेकर आए क्योंकि यू हैड नो चॉइस। तो आप मुझे ये बताना चाह रहे हैं कि जी के जाहिद महमूद हो गए या नुमान अली हो गए, दे आर फिटर देन फ़खर जमान? कि आप उसको जस्ट बिकॉज कि उसका डिसिप्लिनरी इशू था आप उसको डील करें, आपने सो कॉज नोटिस दिया, उसने रिप्लाई किया, आप उसको डील करें, आप उसको फ़ाइन लगाएं, जो मर्ज़ी करें, बट आप उसको एक प्रीमियर मेंबर ऑफ योर ओडीआई टीम, उससे बेहतर ओडीआई का प्लेयर आपके पास पूरे स्क्वाड में नहीं है, और आप उसको ऑस्ट्रेलिया नहीं लेके जा रहे सिर्फ इसलिए कि उसने आपके खिलाफ भी ट्वीट नहीं की, उसने अपने फॉर्मर कैप्टन को सपोर्ट किया, एंड सो बी इट, ठीक है? आपने अगर आप अपनी सिलेक्शन को जस्टिफाई कर रहे हैं, उसने जो उसके एजेंट ने की उसने की, ये भी एक बुलशिट स्टोरी है कि जी वो एजेंट ने की, उनको पता नहीं था, राइट? ये बेकार की बात है। एजेंट और वो ऑन बोर्ड होते हैं तो इस तरह की ट्वीट्स आती हैं, जब हे वायर हुआ चीज़ें तो उन्होंने एजेंट से भी जो है ना वो लाताल्लुकी का इजहार कर दिया और उन्होंने साया को साइड में कर दिया, ये एक अलग कहानी है। बट क्रिकेटिंग आप मैटर को ऑन ऑन द फील्ड और ऑफ द फील्ड इश्यूज को आप मिक्स अप नहीं कर सकते, आप उसके खिलाफ जो मर्जी डिसिप्लिनरी एक्शन लें, बट यू जस्ट कैन नॉट सिंपली ड्रॉप हिम फ्रॉम एन ऑडियंस स्क्वाड, दैट्स इट। नहीं, ये बात बिल्कुल सही है, और द रीज़न व्हाई आई एम ब्रिंगिंग दिस बोर्ड रिलेशंस अप इज क्योंकि अनदर थिंग हैपेंड ओवर द वीक कि हमारे वाइट बॉल कोच ने रिज़ाइन दिया, रेजिग्नेशन दी। अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपन, रिजवान कैप्टन बने, इनकी रेजिग्नेशन आई, कॉन्ट्रैक्ट्स अनाउंस हुए, all of this point to me कि not everybody, all of this was not a unanimous decision. रिजवान की अपॉइंटमेंट होना, आई डोंट बिलीव कि was unanimous decision. बाबर आजम की रेजिग्नेशन आना was not a unanimous decision from the board perspective. आपके क्या कहते हैं, गैरी क्रिश्चियन की रेजिग्नेशन was also forced in my opinion, क्योंकि आपने उन लोगों को एक कॉन्ट्रैक्ट पे लेकर आए कि भाई आपको फुल अथॉरिटी मिलेगी, आपको सिलेक्शन कमेटी पे आपको आपका मतलब आपका वोट होगा, और फिर 5 months लेटर 6 months लेटर आपने उनकी 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 वैल्यू इतनी कर दी कि भाई आपसे बस इनपुट ली जाएगी। तो इफ़ यू आर वायलेटिंग द इनिशियल टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट जो जिन्होंने साइन किया था, अगर आप वो वायलेट करें तो उस पर रेजिग्नेशन बनती थी कि नहीं बनती थी? अली आप बताएं। इस पे मैं बात करूँ तो पहले थोड़ा सा फ़खर वाले केस पे बात करूँ। आपने नोमान का जिक्र किया, फर्स्ट ऑफ ऑल जायद को तो आई थिंक कॉन्ट्रैक्ट में भी नहीं डाला हुआ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट में। आई बिलीव ही डजंट हैव अ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट। नोमान को सी कैटेगरी में डाला हुआ है, और नुमान का इशू ये है कि यस ही इज फाइंडिंग इट डिफिकल्ट बट ही इज वेरी क्लोज टू दैट मार्क जिससे उनका फिटनेस टेस्ट क्लियर हो जाएगा, एंड ही इज इन हिज लेट 30s, ठीक है, 38-39 ईयर्स उनकी एज है। फ़खर का आपको पता होगा, फ़खर हैज़ बीन कैरिंग अ नी इंजरी ओवर द लास्ट 2 years, एंड व्हाट फ़खर हैज़ बीन डूइंग इज सिमिलर टू व्हाट शादाब खान हैज़ बीन डूइंग। वो अपना रिहैब कंप्लीट नहीं कर रहा। तो फ़खर का आपने याद होगा कि फ़खर एक मीटिंग में फट पड़ा था जिसमें उसने कहा था कि आप लोग फिटनेस टेस्ट मेरे से ले रहे हैं, मुझे सीपीएल से बुलवा के वापस। तो उसके बाद फ़खर को टाइम दिया गया था कि बोर्ड ने अपनी गलती फर्स्ट ऑफ ऑल एक्नॉलेज की थी। मोहसिन नकवी ने भी उसने कहा था कि फ़खर जो मीटिंग में बोला है बिल्कुल सही बोला है और उसकी वजह से हम सीख रहे हैं। तो एवरीवन एक्नॉलेज दैट। उनको टाइम दिया गया था फ़खर को, एंड आई थिंक ये बोर्ड की तरफ से, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मोहसिन नकवी का एडवोकेट नहीं हूँ, बट सिर्फ इस सिचुएशन में ना आई फील टीम इज मूविंग इन द राइट डायरेक्शन कि उसको बोला गया है कि यू फोकस ऑन योर रिहैब, फोकस ऑन योर रिकवरी, और आपको टीम में ले आया जाएगा। उन्होंने ब्लंडर ये मारा कि वो चले ट्वीट, आप वो ट्वीट पहले पढ़े ना एज अ नॉर्मल पर्सन, एंड नाउ यू पुट थिंग्स इनटू पर्सपेक्टिव। ये प्लेयर्स जो है ना, टू बी वेरी फेयर, इनको ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ करना आता नहीं है, ठीक है। इनका एजेंट कहता है भाई मैं लिखूंगा अंग्रेजी में, आप टेंशन ना ले, आपने बस बाबर के, ये फ़खर को लिटरली ये लगा होगा मेरे हिसाब से कि बस बोलेंगे बाबर वी आर विद यू, स्टे स्ट्रॉन्ग, कम बैक इनटू द टीम। वो जो साया कॉर्प वाला बंदा बैठा है जिसने कोई 18 एड्स जिसको प्रॉमिस हुए मैं बाबर आजम की टेस्ट क्रिकेट में पेनेस की वजह से, उसने कहा भाई फ़खर से भी एक्नॉलेजमेंट मिल गई है। फ़खर तो ज़मान मतलब क्रिकेट को बचा के विराट कोहली का पहले एवरेज निकाला 2018 से 19 का, फिर 2-3 कैलकुलेशंस कर रहा है, फिर उसमें फैक्टर डाल रहा है, फिर 20-21
तो फ़खर का जो इश्यू, कुछ हद तक क्रिकेट बोर्ड को चीज़ें बिहाइंड द सीन भी पता होती है, आई एम श्योर रिजवान को भी पता है, तो फ़खर विल फाइंड हिज वे बैक आफ्टर क्लियरिंग हिज फिटनेस टेस्ट या इम्प्रूविंग। बट वो ट्वीट जो है ना, वो इस टीम की रियलिटी रही है ओवर द लास्ट 2 इयर्स, जिसकी वजह से उसको ना ज़रा स्नब करना बहुत ज़रूरी था। आपको याद होगा एक सोचना भी मना है ट्रेंड चला था। जब बाबर आज़म को हटाने की बात की जा रही थी, तो प्लेयर्स ने कह दिया था बाबर आज़म हमारी जान है, हमारी शान है, इसको ना हटाना, सोचना भी मना है। प्लेयर्स जो मर्ज़ी आपका बोर्ड हो, पाकिस्तान के प्लेयर्स इस तरह की एक्टिविटीज़ में नहीं पड़ सकते, तो उसके लिए थोड़ी सख्ती आई हुई है। तो फ़खर वाज़ नेवर गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया। फ़खर वाज़ ऑलवेज़ गोइंग टू रिहैब फॉर हिज़ नी, और उसके बाद ही वाज़ जस्ट गोइंग टू जॉइन द टीम अ फ्यू मंथ्स लेटर। वैसे भी ऑस्ट्रेलिया वाला टूर जो है ना, वो चैंपियंस ट्रॉफी की प्रिपरेशन में कोई रोल नहीं प्ले कर रहा, वहाँ ठीक-ठाक बाउंस होना है। तो ये एक चीज़ है जो कहते हैं हमें इस पॉइंट पे बोर्ड का साथ देना चाहिए, जैसा भी बोर्ड है, फजूल है, ख़राब है, जैसा भी है, हमें इनका साथ देना पड़ेगा। ये जो चीज़ें आना शुरू हो गया ना, कि वो बाबर को निकाल दिया, विराट कोहली के साथ भी ये हुआ था, और भाई भाड़ में जाने विराट कोहली के साथ क्या हुआ था 3 साल पहले, अभी पे फोकस करो। सो दैट्स वन थिंग। सेकंड, जहाँ तक रेजिग्नेशन की बात है, तो गैरी कर्स्टन और गिलेस्पी दोनों से गलती ये हुई कि जब वो आए हैं ना टीम में, तो जो कि नॉर्मली होता है व्हेन यू जॉइन अ न्यू कंपनी, वो आते ही उसी चीज़ में लग गए कि बाबर इज़ आवर बेस्ट प्लेयर, शाहीन इज़ आवर बेस्ट प्लेयर, बाबर इज़ आवर बेस्ट प्लेयर, शाहीन इज़ आवर बेस्ट प्लेयर। पहले बांग्लादेश में आते ही उसने पेस वाले ट्रैक बना दिए, जब आपके पास बॉलर 124 वाले हैं। तो कुछ हद तक इनको रियलाइज़ ये हुई कि इन एन आइडियल सिचुएशन गैरी कर्स्टन शुड बी योर हेड कोच, इन एन आइडियल सिचुएशन जेसन गिलेस्पी शुड बी योर हेड कोच। बट जब टीम इतनी तितर-बितर हुई हुई है, टैलेंट है नहीं, डोमेस्टिक से टैलेंट एक्सट्रैक्ट करना है, तो इनको रियलाइजेशन हुई कि आकिब जावेद जैसा बंदा ही चीज़ों को आगे लेके जा सकता है। तो आई डू गेट कि गैरी कर्स्टन इज़ अ वेरी गुड कोच, बट उनकी रेजिग्नेशन इज़ ऑल्सो हिज ओन मिस्टेक। उन्हीं के अंडर टीम यूएसए के हाथों एलिमिनेट भी हुई है, ठीक है? और ऑब्वियसली व्हाइट बॉल में जो भी ऑस्ट्रेलिया में होना था, वो हम सबको पता ही है। तो जो इनिशियली आके बोर्ड एक्सपेक्ट कर रहा था ना कि ये ब्रेव डिसीजंस लेंगे, दे स्टार्टेड हाइडिंग बिहाइंड बाबर आजम एंड शाहीन आफरीदी। और यही काम शान मसूद भी करते आ रहे थे टेस्ट क्रिकेट में। मैं बाबर के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन बाबर शुड हैव बीन ड्रॉप्ड मे बी अ व्हाइल बैक फ्रॉम द टीम, ही शुड हैव बीन रेस्टेड। शाहीन आफरीदी को कुछ टाइम पहले ड्रॉप कर देना चाहिए था। शान मसूद आते ही इनके पीछे छुप गए कि यार बाबर खेल रहा है, ये खेल रहा है। गैरी कर्स्टन भी आगे उनके पीछे छुपना शुरू हो गए कि यार ये बेस्ट प्लेयर्स हैं, ये करेंगे, ये करेंगे। यू नीडेड समवन टू बेसिकली बी अ बिट मोर अपफ्रंट एंड ब्रेव, और वो आपको आकिब जावेद मिल गया, जैसे बड़े बदतमीज भी हैं, स्मार्ट भी हैं, ज़रा फड्डा भी कर लेंगे, थोड़े कहते हैं ना इन प्लेयर्स की, इनकी जड़ों से वाकिफ़ है। उस वजह से अब ये सिचुएशन है। तो आई थिंक वो नुकसान ज़्यादा नहीं होगा, फ़ायदा ही होगा जाने का। और मे बी 2-3 ईयर्स डाउन द रोड जब पाकिस्तान क्रिकेट बेहतर सिचुएशन में हो, तो गैरी कैन रिटर्न या जेसन गिलेस्पी कैन गेट बैक टू द पोजीशन जो इनको प्रॉमिस की गई थी व्हेन ही केम इनटू पाकिस्तान। नहीं, बट वो तो चलो ठीक है। आपने देखें, आप एज अ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, you already have a hard time attracting a talent on the international scale. यार आपके पीएसएल में लोग नहीं आते, राइट? कोचेस की अगर आप बात करें, तो कोचेस में भी आपको मिकी आर्थर ने इतनी कंडीशंस डाली थी, तब जाके वो आया था कि मैं डर्बीशायर स्टंट नहीं छोड़ूंगा, मैं वर्चुअली करूंगा, मैं वर्ल्ड कप में सिर्फ इंडिया में आके हाजिरी दूंगा, पर अब में मेरा कोई काम नहीं है। ऑल ऑफ दीज गाइज दे हैव पुट सिग्निफिकेंट, आई मीन गैरी कृष्ण का भी था कि मैंने पता नहीं कितनी छुट्टियां लेनी, क्या करना है। पॉइंट इज कि यू ऑलरेडी हैव अ हार्ड टाइम अट्रैक्टिंग ए टैलेंट। अब आप ये हरकतें करेंगे, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 6 महीने आपने फारिग करा दिया। जो बंदा अपने जो भी प्लान्स लेकर आ रहा है, पर्सनली भी बहुत प्लान्स होते हैं, भाई 2 साल में मैंने ये करना है, वो करना है, वो सब अगर आपने उनकी डिसरिगार्ड कर दिया, तो इन द फ्यूचर आपने, अब एज अ बोर्ड आप कहाँ खड़े हैं? 2 साल बाद अगर गिलेस्पी का वो होता है, कॉन्ट्रैक्ट अप होता है, तो फिर आप कहाँ जाएंगे उसके बाद? आपको तो लोकल लोकल कोचेस भी इतने कोई खास नहीं है। लोकल कोचेस तो आप और बुरी तरह ट्रीट करते हैं। अभी आकिब जावेद की इतनी लोग बातें कर रहे हैं, अभी ऑस्ट्रेलिया की सीरीज आने दें, अभी देखते हैं कितना आके बॉल होता है। I mean, do you disagree with that? नहीं, वो तो अभी आपको पता चल जाएगा। ये चैंपियंस ट्रॉफी से पहले आकिब जावेद भी वाब रियाज और हफीज़ बनेंगे। अभी आप, यही बोर्ड है, यही सेलेक्टर्स हैं, यही टीम है, ठीक है? प्रोसेस देखें, मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि जब तक आपके पास अनप्रोफेशनल लोग होंगे ना मेजर पोजीशन पे, आप इसी तरह की हरकतें करेंगे। मिसबा और वसीम अकरम को क्रिकेट कमेटी का पार्ट बनाया था 2019 के वर्ल्ड कप के बाद, ठीक है? उन्होंने
एवेल्यूएशन करना था कि जी कि टीम कहाँ गलत हुई, कैप्टन का क्या रोल था, टीम की क्या परफॉर्मेंस की, वगैरह वगैरह। उन्होंने जो भी एवेल्यूएशन की, एंड ऑफ द रिजल्ट बात ये निकली कि जी हेड कोच और चीफ सेलेक्टर बन के मिसबा उल हक साहब आ गए। ठीक है, यही हरकत 2023 के बाद हुई। हफीज़ साहब जो हैं वो डायरेक्टर क्रिकेट और पता नहीं क्या क्या बनकर आ गए। फिर हमने वहाब रियाज को देखा, वो पता नहीं हर फन मौला बन गए, वो सीनियर टीम मैनेजर भी बन गए, वो हर चीज़ बन गया, बस उन्होंने खेला नहीं, बाकी वो सब बन गए। अभी आके जावेद के क्रेडिट में सिर्फ ये हुआ कि जी वो टेस्ट सीरीज जितवा दी उन्होंने। ठीक है, अब वो थोड़ा सा और लंबा चल लेंगे। प्रॉब्लम आपके ये टैलेंट यहाँ पे ना रुकने की, या अनप्रोफेशनलिज्म का मसला यही है कि आप एक चीज़ कमिट करते हैं, आप उस पर स्टिक नहीं करते। ठीक है, आप हर थोड़े दिनों के बाद जाके जो है ना कोई चेंज करते हैं। वो उस दिन मैं पढ़ रहा था कि किसी ने लिखा हुआ था कि आपने 9 महीने में 18 चेंजेस किए हैं। दैट मीन्स कि आप हर महीने 2 चेंजेस कर रहे हैं इन डिफरेंट कैपेसिटीज़। प्रॉब्लम ये है कि जब आप किसी फॉरेनर को लेकर आते हैं ना बाहर से, तो आप उसको जो है ना डिक्टेट नहीं कर सकते कि भाई कि आपने क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये सारी चीज़ें पहले निगोशिएट करने की होती हैं कि भाई आप क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। जब इस्तीफ़ा दे दिया ना गैरी क्रिस्टन ने, तो हमारे बहुत सारे जो क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, जो फाख्ता मैना तोता की खबरें दे रहे होते हैं ना, अब उसकी जस्टिफाई कैसे कर रहे हैं? कह रहे हैं जी वो गैरी क्रिस्टन साहब ब्लैकमेल कर रहे थे, जी वो पाकिस्तान क्रिकेट को टाइम नहीं दे रहे थे, जी वो डोमेस्टिक में इन्वॉल्वमेंट नहीं थी उनकी, तो जी वो तो ये था और वो था। यार आपको क्या पहले नहीं पता था क्या? कि पहले नहीं पता था कि गैरी क्रिस्टन कितना टाइम देंगे पाकिस्तान क्रिकेट को? आज तक मुझे बताएं कौन से फॉरेन कोच ने पाकिस्तान क्रिकेट को टाइम दिया है? उसने कौन से जाके कायदे आजम ट्रॉफी के या पाकिस्तान कप के या फैसल बैंक के मैचेस देखें? गैरी क्रिस्टन ने तो फिर आके चैंपियंस कप के मैचेस देख लिए, जो भी कनेक्शन कप में उसको बुलाया गया था। तो फैक्ट द मैटर है कि भाई के कोई भी फॉरेन कोच जो आपकी हालात हैं, कोई भी नहीं आपको जो है ना इस तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। यार आप इवन छोड़ें, आपके सेलेक्टर्स मैचेस में नज़र नहीं आते। कितने ये जो 5 रुकनी जो सिलेक्शन कमेटी अनाउंस की हुई है आपने, कि कितने मैचेस जाके देखेगी ऑन द फील्ड और आइडेंटिफाई करेगी कि कौन सा टैलेंट है और कौन सा टैलेंट वे नहीं है। जा रहे हैं ना, हमारे एस एस शफीक जा रहे हैं, हाँ, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं वो वो। एक अलग कहानी है कि जी आप इंटरनेशनल टूर पर एक सेलेक्टर भेज रहे हैं कि जाके प्लेइंग 11 वो सेलेक्ट करेंगे, तो भाई उसी को कप्तान बना के भेज दो। वो ऐसा क्या काम करेंगे जो रिजवान किस काम के लिए कप्तान बने हुए हैं? वो फिर वो कैसे बॉलिंग चेंजेस के लिए कप्तान बने हुए हैं, और क्या काम है उनका? या वो फील्ड चेंजेस करेंगे, बस दैट्स इट। तो प्रॉब्लम हमारा यही है कि हम सिर्फ और सिर्फ चेहरे बदल रहे हैं। हम एक्चुअल जो रूट कॉज हमारा है वो हम उसको ना आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ना हम उसको उसके लिए कोई सोल्यूशन कर रहे हैं। सिर्फ हम चेहरे बदल रहे हैं कि यार अच्छा ये आ जाएगा तो ये हो जाएगा, ये आ जाएगा तो ये हो जाएगा। फिटनेस की बात हुई कि जी के वो फ़खर की रिहैब नहीं हुई थी और उसकी वजह से उनको इशू हो गया। भाई अगर एक बंदे की रिहैब नहीं हुई है तो वो चैंपियंस कप कैसे खेल रहा है? वो कैसे तीस अच्छा, उसका जो फिटनेस टेस्ट लिया गया वो डायरेक्ट फ्लाइट से अगले दिन उसका फिटनेस टेस्ट ले लिया, उसने फेल कर दिया फिटनेस टेस्ट, राइट? फेल कर दिया ना, तो वो चैंपियनशिप के मैचेस कैसे खेल रहा है? क्या आप, जब एक बंदा अनफिट है, आप उसको चैंपियंस कप का मैच खिला के क्या प्रूव कराना चाह रहे हैं? और फ़खर को कोई अपनी जगह सॉलिडिफाई करने के लिए चैंपियंस कप खेलने की ज़रूरत है? उसको आपने जितने भी वर्ल्ड कप के मैचेस खिलाए उसमें टॉप परफॉर्मर वही था। आपकी पूरी ओडीआई की टीम में जो एक एक बंदा है जो प्रॉपर प्रॉपर मॉडर्न क्रिकेट खेलता है वो फ़खर है। अगर आप उसको भी टेक केयर नहीं कर सकते तो फिर आगे बस बचा गया। दूसरी चीज़ ये कि इनको आपने, ये जो बाबर हैं, रिजवान है, सॉरी शाहीन है, इनको आपने रेस्ट दिया। शाहीन की जो अपनी फ़िटनेस का मसला है, उसने कौन सा फ़िटनेस टेस्ट पास कर लिया है? और अगर वो फ़िटनेस टेस्ट पास कर गया है और वो उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है तो दैट मीन्स कि वो फिट है ना। ठीक है, तो हमें ऑस्ट्रेलिया टूर में नज़र आ जाएगा वो कितने फिट हैं, उनकी पेस कितनी अप है, कितनी उनकी बॉलिंग अच्छी हुई है, कितनी बॉलिंग उनकी अच्छी नहीं हुई है। ठीक है, फिर वर्कलोड मैनेजमेंट की बात नहीं आनी चाहिए, राइट? कि जी कि उनका वर्कलोड मैनेज हो रहा है, वो जी उनको लुक आफ्टर करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर वो फिट हैं तो उनको ये इश्यूज़ नहीं आने चाहिए। मगर वो हमें ऑस्ट्रेलिया टूर में नज़र आ जाएगा कि वो कितने फिट हैं और कितना जो है ना उनको उनके लिए प्रेसिडेंट्स कुछ और है और दूसरों के लिए कुछ और है। तो मसला हमारा यहाँ पर है
कि हम किसी को भी एक आप प्रेसिडेंट सेट करते हैं, उसके बाद फिर आप लोगों के लिए चेंज करते हैं, ठीक है। वर्ल्ड कप के दौरान लोगों की जब पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, हर किसी ने ये बोला कि जी ये टीम फिट नहीं है, इन टीम की फिजिकल फिटनेस अच्छी नहीं है। तो ये इन्होंने ऐसा ओवरनाइट ऐसा क्या किया है कि ये सारे के सारे फिजिकल टेस्ट पास कर रहे हैं। क्या किया है ऐसा इन्होंने, राइट? इस पे तो सॉरी नहीं नहीं, कंप्लीट आप कर लो। बोलो नहीं बोल लो। नहीं, अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जब T20 वर्ल्ड कप हारे थे ना, तो इन सबको अमेरिका में मैसेज पहुंचा दिया गया था कि वापस आके ना विद इन 2 to 3 weeks आपका फिटनेस टेस्ट होना है। तो आपको याद होगा बाबर आजम और रिजवान की पीआर टीम लगा रही थी कि 52 डिग्री टेम्परेचर में रनिंग कर रहे हैं हमारे बॉयज, देखो क्या कर रहे हैं। ये तब डंडा इनको दिया गया था कि भाई ये वापस आके टेस्ट हो जाना है, तो उसके नतीजे में काफ़ी इंप्रूवमेंट आई है। तो बस यही मैं ऐड करना चाह रहा था। आई मीन आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी इम्प्रूवमेंट। उनकी परफॉर्मेंस तो कोई ख़ास नहीं हुई ना उस फिटनेस से। अब उस फिटनेस का क्या, अब बाबर आजम अगर 2 किलोमीटर भाग रहे हैं तो उसका हमने अचार डालना है कोई? जब उनसे रन ही नहीं हो रहे तो वो 2 किलोमीटर नहीं, वो 4 किलोमीटर भाग लें भाई। हमें हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है उससे? द पॉइंट इज़ के आपको, आप फिजिकल फिटनेस इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है, मगर एट द एंड ऑफ द डे अगर आपकी मैच फिटनेस सही नहीं है ना, अगर ऑन द मैच आप मैच में अगर आपको प्रॉब्लम आ रहे हैं, आपके टेक्निकल इश्यूज हैं, आपकी प्रिपरेशन में मसला है, आपके मेंटल स्टेट में मसला है, तो आप फिर भाई जितने मर्जी फिजिकली फिट हो उसका कोई फ़ायदा नहीं है टीम को। तो मेरा सिर्फ पॉइंट ये है कि अभी हम आगे जाके सिलेक्शन पे भी बात करेंगे, बट आपने 2 मैचेस का या 3 मैचेस का इनको रेस्ट दे दिया है, ठीक है, और वनडे आप इनको खिलाएंगे, ठीक है, जो भी आउटकम होगा सीरीज़ का हम सबको पता है कि वो आउटकम क्या होगा, कोई नई बात नहीं है। बट आप मूविंग फॉरवर्ड आपका एम क्या है? आप इस टीम को एक टीम बनाना चाह रहे हैं या आप डिवाइड एंड रूल करना चाह रहे हैं? ये इट ऑल कम्स डाउन टू कि आप करना क्या चाह रहे हैं। अगर आप इसको एक टीम बनाना चाह रहे हैं तो आप ये हरकतें नहीं करेंगे जो आप कर रहे हैं, और अगर आप डिवाइड एंड रूल करना चाह रहे हैं तो वो पता चल जाएगा अभी कि आपका एक्चुअल मकसद क्या है, क्योंकि टीम की परफॉर्मेंस बता देगी कि जी क्या आपका पीछे मोटिव क्या है। यार वैसे एक चीज़ मुझे लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट में आई मीन द प्रॉब्लम इज़ टू पार्ट्स इन माय ओपिनियन। एक तो ये कि जब आपकी टीम यूनिफाई होती है, जैसे कि 2021 और 22 के वर्ल्ड कप में टीम आपकी यूनिफाइड थी, परफॉर्मेंस निकल रही थी, लोग आपने 2-2 फाइनल खेले लगातार, ठीक है। माय पॉइंट इज़ कि जब आपकी टीम यूनिफाई होती है तो आपके प्लेयर्स सर पे मतलब सातवें आसमान में पहुंच जाते हैं कि भाई हम ही हैं। आपको शायद याद होगा 2022 के वर्ल्ड कप से पहले कॉन्ट्रैक्ट निगोशिएशंस हो रही थी और उन्होंने पता नहीं क्या क्या, मतलब 23 से पहले 23 से पहले उन्होंने पता नहीं क्या क्या उन्होंने मांगे थे अपने कॉन्ट्रैक्ट्स में, कितना परसेंट रेवेन्यू और वगैरह फलाना, विच द बोर्ड ऑब्वियसली डिड नॉट लाइक। बोर्ड को नहीं पसंद आया तो बोर्ड ने इनको डिवाइड एंड रोल करने की कोशिश की। आई थिंक कि थोड़ा सा बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि बैलेंस इन अ सेंस कि अभी सना मीर ने एक ट्वीट मारी थी, वो ये मारी थी कि हम लोगों के पास प्लेयर्स यूनियन होनी चाहिए, जो कि इट वर्क्स बोथ वेज। वो बोर्ड के इंटरेस्ट भी देखती है, वो प्लेयर्स का इंटरेस्ट भी देखती है। यहाँ पे होता है क्या है कि बोर्ड अपना इंटरेस्ट देख रहा होता है, प्लेयर्स अपने इंटरेस्ट देख रहे होते हैं। आपकी ना आपकी कोई बात सुनी जाती है। एट द एंड ऑफ द डे बोर्ड भी जलील हो रहा होता है और प्लेयर तो टीम से बाहर होता है, ठीक है। तो आई थिंक पाकिस्तान में आई डोंट नो हाउ पॉसिबल इट इज़ और हाउ प्रैक्टिकल इट इज़ टू हैव अ प्लेयर यूनियन लाइक दैट, बट प्लेयर यूनियन से आई थिंक ये काफ़ी होगा कि प्लेयर्स को भी और बोर्ड को भी पता होगा कि भाई हम लोग कहाँ खड़े हुए हैं, हम लोग कितना पानी में। दैट्स समथिंग दैट आई फील लाइक इन लोग को करना चाहिए। नहीं करेंगे ऑब्वियसली, इन एन आइडियल वर्ल्ड दे शुड, बट आई थिंक दिस इंटायर सिचुएशन कुड हैव बीन अवॉइडेड, ठीक है। आपने आपको शायद याद होगा पैट कमिंस का लैंगर से फटा हुआ था। लैंगर ने 2 सीरीज कोच की, फिर जाके वो फारिग हुआ, क्योंकि भाई प्लेयर्स यूनियन की वो थी कि भाई हमने आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आपका कॉन्ट्रैक्ट पूरा होगा। ऐसा थोड़ी ना है कि भाई आपने फटा हुआ आप रिजाइन कर दो या कप्तान को बाहर निकाल दो। दे वर एबल टू फाइंड अ मिडिल ग्राउंड विद इन द ड्रेसिंग रूम, कीप इट सिविल अंटिल
Langer's contract extension. हालांकि अच्छा हाँ, वो वर्ल्ड कप जीतने के बाद फर्क हुआ था बाय द वे। पाकिस्तान में कभी ऐसा भी कभी होता भी नहीं ऐसा। बट माय पॉइंट इज के देयर शुड बी अ मिडिल ग्राउंड बिटवीन द बोर्ड एंड द प्लेयर्स। आज फखर के साथ हुआ है, कल साइम के साथ हो जाए, अरफात मिनाज के साथ हो जाए, बट एंड थिंग्स लाइक दैट। अगर हम लोग थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट्स पे आए, कॉन्ट्रैक्ट पे आपने ऑफलाइन बड़ी अच्छी बात छेड़ी थी कि शादाब खान, आपने ये आप ही ने लिखा है, ये शादाब खान जो किसी फॉर्मेट में नहीं खेल रहे हैं अभी, वो कॉन्ट्रैक्ट सी में, कैटेगरी सी में, ठीक है। Babar Azam and Shaheen were both dropped from the test squad, and both were rested, but Babar is in central contract A and Shaheen is in contract B. Shan Masood is in contract B, subject to captaincy, but Babar is still in contract A. ये कुछ इनकन्सिस्टेंसीज हैं जो हम लोग पॉइंट आउट कर रहे हैं। सलमान अली आगा जो कि वाइस कप्तान बने फॉर द वाइट बॉल फॉर्मेट, उनको उनकी जो कैटेगरी है वो अबरार और साजिद खान वाली कैटेगरी है। तो वाई इज़ अ वाइस कैप्टन बीइंग in the same category? But why is the placement of these players, or the placement तो खैर नहीं कहूँगा, but allocation of these players in the contracts is so inconsistent? यार ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे तो नहीं पता। मुझे तो इस पूरे जो मैं देख रहा हूँ जिस तरह से इन्होंने प्लेसमेंट की है, इट डजंट मेक सेंस फॉर अ लॉट ऑफ प्लेयर्स, ठीक है ना। तो जैसे मैंने पॉइंट आउट किया था पहले भी, जब हमारा डिस्कशन हो रहा था उस पर, कि भाई के शादाब खान है, फॉर एग्जांपल शादाब खान की बिलो एवरेज परफॉर्मेंस है इन ऑल द फॉर्मेट दैट ही इज प्लेइंग। टेस्ट वो खेलता नहीं है, वनडे और T20 में हमने उसकी परफॉर्मेंसेस देखनी है, और उसके फिटनेस के इश्यूज हैं, ठीक है। तो जब आपके पास ये सारी चीज़ें हैं, आप उसको C कैटेगरी में कैसे उसको प्लेस कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपके अच्छा इस पूरे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में अगर आप देखें तो शादाब खान का कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं है। अगर आप देखें तो शादाब खान को हमारे पास 18-21 लड़के जिनको जितनों को भी कॉन्ट्रैक्ट मिला है, हम जो है कोई एक सेकंड लेग स्पिनर हम नहीं रख सकते थे, ये एक बड़ी अजीब सी बात है। सलमान अली अगर को आपने वाइस कैप्टन बना दिया है इन बोथ फॉर्मेट्स, ठीक है, इन वाइट बॉल वो तीनों फॉर्मेट अब खेलते हुए नज़र आ रहे हैं, और वो C कैटेगरी में है, सही है। मगर साउथ शकील को आपने वनडे से ड्रॉप कर दिया, T20 वो खेलता नहीं है, वो टेस्ट का वाइस कैप्टन है, वो भी C के अंदर है। तो इट जस्ट डजंट मेक एनी सेंस कि एक बंदा एक फॉर्मेट खेल रहा है, एक बंदा 3 फॉर्मेट खेल रहा है, और आप उसको एक ही कैटेगरी दे रहे हैं। अबरार अहमद का भी वही सीन है कि वो एक कैटेगरी खेलता है, अभी उसको उन्होंने T20 में डाला है शायद जिम्बाब्वे के अगेंस्ट शायद, और उसके भी फिटनेस के इशूज़ हैं, ठीक, उसके भी फिटनेस के इशूज़ हैं। वो भी फिटनेस टेस्ट उसका हुआ है नहीं हुआ है क्या हुआ है, क्योंकि वो एक वजह उनको भी ना खिलाने की बाकी 2 टेस्ट में यही थी कि वो फिट नहीं है, तो वो भी C कैटेगरी में नज़र आ रहे हैं, सही है। अच्छा शाहीन जो है वो तीनों फॉर्मेट के प्लेयर हैं, ठीक है, टेस्ट से उनको रेस्ट दिया गया था, जो भी था, फिटनेस के इशूज़ उनके भी हैं, मगर वो B में आ गए, रेलीगेट हो गए। क्यों रेलीगेट हो गए, कोई आपको कोई ऐसी ख़ास रीज़न आपको नज़र नहीं आ रही, क्योंकि अगर आप बॉलिंग यूनिट का कंपैरिजन करेंगे तो शाहीन विद ऑल द इश्यूज दैट ही वाज स्टिल आवर एस बॉलर, क्योंकि अगर आप उसको ODI में देखेंगे, टेस्ट में देखेंगे, T20 में देखेंगे, तो पेसर के लिहाज से ही वाज नॉट दैट बैड, सही है। वो तो हमारा कलेक्टिवली हम इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, मगर विकेट टेकिंग एबिलिटी हो या जो भी है कि वो लीडर वैसे भी है बॉलिंग अटैक का, तो वो कैसे B में आ गया, राइट। अगर वो B में आ रहा है तो बाबर आजम ऐसा कौन सा उन्होंने ऐसी कौन सी उनकी परफॉर्मेंसेज हैं जो वो एक ऑन ट्रैक रख रहे हैं, क्योंकि टेस्ट से वो ड्रॉप हो चुके हैं, वनडे उसका स्ट्रॉन्ग फॉर्मेट है, T20 में अप एंड डाउन, राइट। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं जो, अच्छा अब आप टेस्ट क्रिकेट को अगर आप इम्पोर्टेंस देना चाह रहे हैं, जिन बंदों ने आपको
आपको मैचेस जितवाए हैं, आपको जिन बंदों ने ये परफॉर्म किया हुआ है आपने उनको उस तरह से वैल्यू नहीं किया हुआ है। कामरान गुलाम ठीक है कि नया आया है, अभी डेब्यू किया है, मगर आते के साथ ही उसने एक इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंसेस दी हैं, उसको आपने डी में रखा हुआ है, राइट। मगर एट द सेम टाइम आपने हसीबुल्ला जो कि ठीक है इमर्जिंग प्लेयर है, लाइक उसका सिर्फ एक डेब्यू है T20 का, तो आप उनको एक ही कैटेगरी में कैसे रख सकते हैं? तो ये थोड़ी बहुत अजीब अजीब सी चीज़ें हैं, क्योंकि अगर आप डी कैटेगरी उठा के देखेंगे तो ज़्यादातर इमर्जिंग प्लेयर आपको नज़र आएंगे। आई मीन कामरान गुलाम का ठीक है अभी डेब्यू है, बट ही इज़ नॉट रियली एन इमर्जिंग प्लेयर, ही इज़ अ वेल स्टेब्लिश प्लेयर, उसको चांस नहीं मिला, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, मगर ही इज़ नॉट समबडी हु इज़ इमर्जिंग प्लेयर। तो प्लेसमेंट थोड़ी सी अजीब सी है, और कुछ लोगों का जो जिन बाकी लोगों को जिनको उन्होंने रिटेन नहीं किया है उनमें से बहुत सारे नाम सही हैं, लाइक आई एम नॉट रियली अगेंस्ट फ़खर का। मुझे लगता है कि वो वापस आ जाएगा, क्योंकि जितना उसका शोर मचा है दे वोंट बी एबल टू कीप हिम दैट लॉन्ग। मगर हाँ, हारिस का नाव मिक्सअप में रखना वो एक थोड़ा सा है मुझे कि हारिस शुड हैव बीन देयर, आप उसको कैरी कर सकते थे, स्पेशली जब आपने सरफराज को नहीं रिटेन किया, क्योंकि एट दिस डे इन टाइम रिजवान का बैकअप आपने कोई भी अभी तक आपने कंसिडर नहीं कर पा रहे हैं। आप हसीब को कंसिडर कर रहे हैं तीनों फॉर्मेट में एंड व्हाट नॉट, और आप प्रेफरेंस दे रहे हैं हारिस से ऊपर, बट आई फील लाइक हारिस शुड हैव बीन रिटेन्ड। मगर अदर देन दैट ये इसका कोई क्लियर कट आंसर पीसीबी ने इस तरह से दिया नहीं है कि उन्होंने किन किन फैक्टर्स की बेस पे ये कैटेगरीज डिसाइड की हैं और ये प्लेयर्स को रिटेन किया है, या जिनको रिटेन नहीं किया उनको क्यों नहीं किया। तो अली, अगर हम लोग थोड़ा ऑस्ट्रेलिया साइड पर आए, तो अब फ़खर ज़मान नहीं है, इमाम उलक नहीं है, arguably one of the best opening pairs in recent times and recent ODI history for Pakistan. अब ऑस्ट्रेलिया में कंडीशंस डिफरेंट होगी, you need players who can play square of the wicket, considering the bounce that is there. अब सैम अयूब और अब्दुल्ला शफीक का ओपनिंग कॉम्बिनेशन जा रहा है, जो कि टेस्ट में भी स्ट्रगल किया है ऑन फ्लैट विकेट्स। दे स्ट्रगल टू पोस्ट लार्ज ओपनिंग पार्टनरशिप्स, तो उनकी सिलेक्शन बनती थी, मतलब क्योंकि सैम अयूब की तो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, I was not expecting him to go to Australia in the one day jersey. So to me, that's a bit of a surprise. Abdullah Shafiq World Cup में थे, तो it's a 50-50 here and there कि आप उनको रखें ना रखें, but इस नई कॉम्बिनेशन के साथ जो टीम जाएगी, how do you see that coming up? आई थिंक पर्सनली मुझे ये कॉम्बिनेशन ज़रा फ़खर इज़ अ लॉस, मतलब मैं जो मर्जी उनके ट्वीट के ऊपर बात कर लूँ, इट्स सैड कि एक मतलब प्लेयर एजेंसी जो है वो किसी को इस तरह ट्रैप कर सकती है जिस तरह उनको किया गया, बट आई फील बैड एंड आई रियली होप कि वो टीम में वापस आ जाए। नो वन कैन क्वेश्चन हिज क्वालिटी, बट अब अब्दुल्ला शफीक आपने जिक्र किया, अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली वी हैवंट प्लेड इन ओडीआई सीरीज इन 1 ईयर एंड दिस इज समथिंग दैट द पीसीबी विल हैव टू फोकस ऑन। हम एक साल तक ओडीआई ना खेलें तो ये ज्यादती है, वी नीड टू हैव 3 to 4 ओडीआई। तो अगर आप वर्ल्ड कप उठा के देखें तो अब्दुल्ला शफीक के साथ ज्यादती होगी अगर उनको इंटरनेशनल ओडीआई खिलाए बगैर ड्रॉप कर दिया जाए। तो ये मेरे हिसाब से आई थिंक ही इज बीन गिवन दैट चांस। और मैंने आपको पहले भी कहा कि ऑस्ट्रेलिया के जो टूर है दैट शुडंट रियली हैव एन इम्पैक्ट ऑन हाउ वी लाइन अप फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी, क्योंकि हमारे ट्रैक्स काफ़ी डिफरेंट होंगे। बट विद दैट बीइंग सेड, साइम अयूब को परफॉर्म करना होगा, और ये क्या कहते हैं, मतलब इस तरह सलमान अली आ गया, इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर हिम एज वेल, क्योंकि जो ओडीआई वर्ल्ड कप था ही वाज ड्रॉप लीडिंग अप टू इट और नवाज को टीम में लाया गया था। तो मतलब इस तरह की कुछ स्टोरीज हैं दैट यू कैन फोकस ऑन, बट जनरली आई फील कि ये टीम अगर आप देखें तो चंक वही है जो ओडीआई वर्ल्ड कप में भी था, और चूंकि आपने सिर्फ एक चैंपियंस कप खेला हुआ है दरमियान में, उसकी बेस पे आप कितने चेंजेस कर सकते हो। तो आई थिंक, और दूसरा आपकी जहाँ तक सिलेक्शन की बात थी, तो ये अब पाकिस्तान फाइनली उस मॉडल पे आ गए जो कि सक्सेसफुल है। शरियार ने बड़ा वैलिड पॉइंट रेस किया था कि मतलब सेलेक्टर क्यों जा रहा है, कप्तान के पास इतनी पावर क्यों नहीं है। तो शरियार, आपको याद होगा कि 2011 में जब रिकी पॉन्टिंग रिटायर हुए थे ना, तो उसके बाद ऑस्ट्रेलिया टीम में भी काफ़ी इम्बैलेंस आ गया था। तो तब उन्होंने माइकल क्लार्क को कैप्टन अपॉइंट किया था, बट माइकल क्लार्क हैड अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट इन द ड्रेसिंग रूम, क्योंकि वो गोल्डन एरा के प्लेयर थे, लेकिन वो एवरीवन न्यू कि कहीं ना कहीं वो मार खाते हैं व्हेन इट कम्स टू आइडेंटिफाइंग द राइट पीपल।
तो सिलेक्शन कमेटी ने प्लेइंग 11 की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली थी। ऑब्वियसली माइकल क्लार्क हैड अ वोट, लेकिन उनका वोट इतना ही मैटर करता था जितना शान का वोट मैटर करता था इन 2 टेस्ट मैचेस में। तो माइकल क्लार्क वाज जस्ट अ टैक्टिशियन ऑन द फील्ड, ठीक है, और ही हैड द ऑरा ऑन द फील्ड टू लीड द टीम। ऑफ द फील्ड सारी सिलेक्शन कमेटी देख रही थी मामला। और अगर आप पाकिस्तान में भी देखें तो जब से मिसबा उल हक रिटायर हुए हैं ना, उसके बाद से लेके अभी तक वही टीमें सक्सेसफुल रही हैं जब कप्तान फील्ड पे कप्तान था और सिलेक्टर जो था वो प्लेइंग 11 सिलेक्ट करता था। 2017 में मिकी आर्थर वाज द वन हु वाज मेकिंग द सिलेक्शंस इन द टीम, ठीक है। क्योंकि जिसकी वजह से आपको याद होगा कि ये बहुत सा फड्डा भी होता है, क्योंकि मिकी आर्थर और वहाब रियाज की बेहतर रिलेशनशिप थी, तो मिकी आर्थर वाज एबल टू गेट वहाब रियाज इन द 2019 वर्ल्ड कप स्क्वाड। जब जुनैद खान ने मुंह पे टेप लगा के उसने बड़ा अपना वो शो किया था, सरफराज वाज हिंटिंग स्लाइटली टुवर्ड्स जुनैद खान। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी कैप्टन वाज मोर ऑफ अ सिंबॉलिक कैप्टन ऑन द फील्ड। 2019 का वर्ल्ड कप Mickey Arthur was once again responsible for the selection. फिर मिसबा उल हक leading up to the 2021 World Cup, he was the one who was managing the selections. कप्तान सिर्फ फील्ड पे था। फिर जो रमीज राजा का टाइम स्टार्ट हुआ ना, जब उन्होंने बाबर आजम को बहुत ज्यादा इक्विप कर दिया, वहां से मसले स्टार्ट हुए। तो अभी भी आप देखें तो जब तक टेस्ट सीरीज में शान मसूद हैड दी अथॉरिटी टू बैक बाबर आजम और शाहीन, हम स्ट्रगल करे थे। लेकिन जब उनसे वो पावर ली गई है ना, तब से भी आप देख सकते हैं कि एटलीस्ट सिलेक्शन की हद तक चीज़ें बेहतर है। तो मेरा अपना मानना ये है कि इस पूरे प्लेइंग 11 में, या जो प्लेइंग 11 पिछले 3 से 4 साल में रही है, इनमें कोई एक ऐसा पक्का दिमाग नहीं है जो सिलेक्शन और ऑन फील्ड टैक्टिक्स इकट्ठे संभाल सके। नॉट इवन मोहम्मद रिजवान इन माय ओपिनियन। दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू मेक स्ट्रॉन्ग चॉइसेस। ये भाईचारे, प्यार, मोहब्बत, किंग, नो किंग, ग्रेट, गोट, शाहीन अफरीदी, इन स्विंगिंग, इन्हीं चीज़ों में पढ़ के नहीं बनाते रहेंगे। इनके इनके बस में ये चीज़ है ही नहीं कि पिच को देख के टीम सेलेक्ट करें, कंडीशंस को देख के टीम सेलेक्ट करें, ऑपोजिशन को देख के टीम सेलेक्ट करें। तो मेरे हिसाब से लेट्स रिलीव देम ऑफ दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसकी वजह से असद शफीक जैसा एक रीजनेबल रैशनल बंदा इनके साथ ट्रैवल कर रहा है और वो टीम सेलेक्ट करे। रिजवान का काम है कि सिर्फ टैक्टिक्स पे फोकस करे, क्योंकि जब इनको प्लेयर्स पे को ड्रॉप कर रहे होते हैं ना, तब फड्डा आता है। अब आपको पता है 2023 के वर्ल्ड कप में 3 ग्रुप बने हुए थे, एक शाहीन ग्रुप, एक बाबर ग्रुप और कुछ हद तक रिजवान ग्रुप, जो कि दोनों साइडों पे जंपे मारते रहते थे। क्या फड्डा था? शाहीन कहता था इसको खिला लो, बाबर कहता था इसको खिला लो, बाबर नवाज को बैक कर रहा है, शाहीन इसको बैक कर रहा है। जब कैप्टन के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं होगी तो कौन कैसे लड़ेगा? जाके असद शफीक से लड़ेंगे ना, असद शफीक इनको संभाल लेगा। उस बंदे ने जिस तरह उसने पाकिस्तान को संभाला है इतने टाइम के लिए, वो इनको भी संभाल लेगा। तो आई फील कि यही बेहतर है, गेट इन अ चीफ सेलेक्टर। इनकी औकात से बहुत ऊपर की चीज़ है ये, कि प्लेइंग 11 सेलेक्ट करें या ये मिसबा के लेवल पे जाके सोचें या रिकी पॉन्टिंग के लेवल पे जाके सोचें। इनका यही लेवल है, ये इधर ही ठीक है, इनके ऊपर एक सेलेक्टर बिठाओ। बस एक चीज़ जो कि शहर आपने भी पॉइंट आउट की थी, कंसिस्टेंसी दे दो। डू नॉट मेक 3 मोर चेंजेस लीडिंग अप टू द चैंपियंस ट्रॉफी। इसी सेटअप को कंसिस्टेंसी दे दो, रिजल्ट्स आ जाएंगे और इसी टीम के साथ आएंगे और शायद ऑस्ट्रेलिया में भी आ जाए। क्या कहते हो? क्या कहते हो इसके बारे में? किस बारे में? ये सिलेक्शन कमेटी जो है वो डिस्ट्रैक्शन नहीं क्रिएट करेगी? आई डाउट इट, क्योंकि प्रॉब्लम असल में फिर वही आ रहा है ना कि आप देखें, असद शफीक, नथिंग अगेंस्ट हिम, मगर अगर आप उस तरह से लेके चले ना कि जैसे इस पूरी सिलेक्शन कमेटी में का जो ड्राइविंग फोर्स है ना वो आकिब जावेद है, ठीक है। ही वॉज द वन जिसकी वजह से अभी बहुत ज़्यादा फोकस आया हुआ है कि जी के आके बॉल आ गया, आके विजन है जी, ये विजन आगे चलेगा इन व्हाट्स नॉट। अगर आप सिलेक्शन उठा के देखेंगे तो मेजॉरिटी जो सिलेक्शन नज़र आ रही है ना इस पूरे स्क्वाड में, वो भी उन्हीं की बेस्ड पे नज़र आ रही है, क्योंकि देयर इज़ नो वे कि आप के सिलेक्शन कमेटी जो है ना आउट ऑफ ब्लू आके बोले कि जी कि अरफात मिनाज हैज़ अ बेटर चांस ऑफ सक्सीडिंग देन मेहरान मुमताज़, ठीक है। अब मेहरान मुमताज़ के बारे में भी वो फिटनेस टेस्ट देते रह गए टेस्ट में और सेलेक्ट हो गए अरफात मिनाज फॉर वाइट बॉल टूर, ठीक है। तो या जैसे अहमद दानियाल वापस के आए हैं, उनका आउट ऑफ द ब्लू नाम आ गया है द पेसर, और वो सारे फॉर्मेट में उनका नाम आया हुआ है। ये दिस इज़ नॉट समथिंग कि आप जो है ना आउट ऑफ द ब्लू आके सिलेक्शन कमेटी ने यूनानिमसली जो है ना इन लोगों को सेलेक्ट कर लिया। तो ड्राइविंग फोर्स एक ही बंदा इस सिलेक्शन में नज़र आ रहा है। तो अगर आप इतने ही पावरफुल चल रहे हैं ना, तो देन आई थिंक अगर वही विजन फॉलो करना है तो देन ही शुड हैव बीन द वन गोइंग देयर, क्योंकि वहाँ पर आपके जब आपने एक रिजल्ट प्रोड्यूस कर दिया है ना,
तो देन एवरीबडी इज़ गोना लुक अप टू यू कि हाँ यार इस बंदे ने पहले भी डिलीवर किया, अब भी डिलीवर करेगा। अब असद शफीक आउट ऑफ नोवेयर अगर वो जाएंगे और वो जाके सिलेक्शन में जाके प्लेइंग 11 में प्लेइंग 11 बना के देंगे। पहले तो ये है कि वो प्लेइंग 11 तो बनी बनाई है इस 15 के स्क्वाड में, लाइक देयर इज़ नो वे कि आप जाके जाते के साथ ही जो है ना वो आप अरफात मिनाज को भी डेब्यू करा देंगे, इरफान खान को भी डेब्यू करा देंगे। देयर इज नो वे आप इस तरह की हरकतें नहीं करेंगे जाके। आपकी प्लेइंग 11 इसमें भी आइडेंटिफाइड है कि आपने किस प्लान के साथ जाना है। हाँ ठीक है कि अब अगर अब आपने जाके एक दो चेंजेस करनी है तो करनी है। अब आप इसमें ये देखें ना कि सुफियान मुकीम जो है वो अपना T20 उनको T20 लेबल कर दिया एज अ T20 बॉलर, और फैसल अकरम जो है जहाँ जो दूर दूर तक जिसका अभी कोई ऐसा नाम नहीं है ना, वो PSL में इतना ज़्यादा कोई प्रोमिनेंट है, वो ODI खेलने जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, जिस पर आपने ज़्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है सुफियान मुकीम पे, वो अभी इमर्जिंग कप खेला है, वो पहले भी इमर्जिंग कप खेला हुआ है, वो T20 में और PSL में काफ़ी रेलेवेंट है। उसकी जगह जो है वो फैसल अकरम जो है वो ODI खेलेंगे और सुफियान मुकीम ऑस्ट्रेलिया में T20 खेलेंगे। उसकी आपकी हटेगी ये बात सुन के। उसकी बात ये हुई है कि क्योंकि वो उनको शोल्डर इंजरी हुई थी, तो किसको? वो सुफियान मुकीम को क्योंकि शोल्डर इंजरी हुई थी तो वो लंबे फॉर्मेट नहीं खेल सकते, तो इसलिए उनको T20 तक रखा हुआ है अभी। तो फैसल अकरम जो है वो 10 ओवर पूरे कराएंगे फिर ऑस्ट्रेलिया में। उन्होंने भी 4-5 ओवर से ज़्यादा नहीं कराने। फैसल अकरम का ऐसा फैसल मैंने अकरम पढ़ को रहा था कि चैंपियंस कप भी फैसल, खेला है ना अभी, पर ठीक हाँ परफॉर्मेंस फैसल दे अकरम रहा आई था थिंक चैंपियंस कप। वो अभी ये क्या कहते हैं कायद आज़म ट्रॉफी भी खेल रहा है। भाई वो खेल सब रहा है, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा कि वो खेल रहा है कि नहीं खेल रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि एक बंदे पे आपने ज़्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है, आप उसको 2-3 साल से कैरी कर रहे हो। और फैसल अकरम तो अभी पाकिस्तान ए भी गया था ऑस्ट्रेलिया खेलने। बिल्कुल गया था वो, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा ना, मैं तो उसकी एक्सपोजर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ए टूर्स जो कि टेलीवाइज उस तरह से नहीं होते, पाकिस्तान के ए टूर्स उस तरह से टेलीवाइज नहीं होते। आप ठीक है कि वो मैचेस खेलते हैं, मगर सुफियान मुकीम पे आपने ज़्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है, राइट? तो मैं आई डोंट सी अ डिफरेंस के आप एक बंदे को T20 खिला रहे हो, एक बंदे को ODI खिला रहे हो। लाइक आप ये काम जिम्बाब्वे के अगेंस्ट करते हो ना, समझ में बात आती है कि हाँ यार आप एक्सपोजर दे रहे हो, यू मेकिंग द मोस्ट आउट ऑफ दीज टूर्स। अब ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेलोगे तो वहाँ पे ऑलरेडी आप पे प्रेशर है। अब वो मीनिंगफुल है या नहीं है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। मगर आप डेब्यू करवा रहे हो, लेट्स लेट्स से कि वो लोग डेब्यू वहाँ पे करते हैं, तो हु हैज़ अ बेटर चांस ऑफ हैंडलिंग द प्रेशर, जिस पे ज़्यादा इन्वेस्ट हुआ है, जिसको ज़्यादा एक्सपोजर है इस मल्टीनेशनल टूर्नामेंट्स खेलने का, या जो बंदा जिसका इतना एक्सपोजर नहीं है। ठीक है, तो आप सेटअप फॉर फेलियर नहीं करो। फैसल अकरम को अगर आपने चांस देना है तो उसको उन कंडीशंस में या उस जगह पे चांस दो जहाँ पे उसके एक्सेल करने के चांसेस ज़्यादा हैं। आप उसको सेटअप फॉर फेलियर नहीं बनाओगे। वो जब जाए मेलबर्न में या SCG में जहाँ भी मैचेस हो रहे हैं और वहाँ पे 40-50 हज़ार बंदा देख रहा हो और वहाँ अगले वहाँ पे उसको पैटे लगा रहा है, राइट? उसके बाद आपने करना क्या है? उसके बाद आपने कैरी तो उसको करना नहीं है। आप जाएंगे बोलेंगे जी वो हमने फैसल अकरम को चांस दिया था, उन्होंने परफॉर्म नहीं किया, उठा के आप उसको साइड में कर देंगे। I mean, to be very honest, इस पे प्रेशर भी ज़्यादा ही होगा क्योंकि ही इज़ द ओनली स्पिनर अपार्ट फ्रॉम अरफात मिनास एंड सलमान आपने अली आगा। उमर खान को देखा था ना, उमर खान के साथ क्या किया था? उमर खान के साथ हमने यही किया ना कि एक बंदे का अच्छा सीजन गया, दूसरे सीजन में आया, आपने फ्लैट ट्रैक्स पे उससे बॉलिंग करवाई, उससे नहीं हुई, उसको मार पड़ी, आपने साइड में कर दिया। वो कहाँ है? किसी को पता है कहाँ है वो? कोई आपको दूर दूर तक उसका नाम नजर नहीं आएगा। तो मैं ये कह रहा हम जो ये बात करते हैं ना जी हमारे पास टैलेंट नहीं है, टैलेंट नहीं आ रहा, भाई टैलेंट जब आता है तो आप उसको सेटअप और फेलियर दिखाते हो, आप उसको ऐसी जगहों पे खिला देते हो आउट ऑफ नो वेयर जाके, कि जब वो परफॉर्म नहीं करता आप उसको वो उसको साइड में कर देते हो कि हाँ यार ही इज़ नॉट गुड इनफ। तो ऐसा आप ना करें, आप उसको खिलाएं, ऐसी उन जगहों पे से स्टार्ट करें जहाँ पे वो अपने आप को थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करे, देन यू टेक देम टू दीज इम्पोर्टेंट टूर्स। तो अब यही काम आपने अरफात मिनास के साथ भी किया है। ठीक है कि उस बंदे में उसको आपने ज़्यादा अच्छे से पोर्ट्रे किया है, वो इमर्जिंग कप भी खेला है,
ही लुक्ड गुड, उसके अंदर थोड़ा सा एनर्जी ज़्यादा है, तो होपफुली वो ऑस्ट्रेलिया में जाके बेहतर परफॉर्म कर सकता है। ही हैज़ दैट एबिलिटी इन हिम। मगर वही वाली बात है कि अगर उससे नहीं होती तो फिर आप उसका क्या करोगे? आप उसको कैरी करोगे या आप उसको साइड में फेंक दोगे, नहीं यार कि ही इज़ नॉट गुड इनफ। तो वो हमारा मसला है। हमारा मसला ये नहीं है कि आप किसको चांस दे रहे हो, किसको चांस नहीं दे रहे हो, मगर जिसको भी चांस दे रहे हो यू हैव टू स्टिक विद दैट प्लेयर फॉर एटलीस्ट एन ईयर और टू। आप उसको एक सीरीज के बाद डिसरिगार्ड नहीं कर सकते। नहीं, वी होप के ऐसा ना हो, क्योंकि आई रियली रेट अरफात मिनाज हाईली। अभी उसने इमर्जिंग एशिया कप में भी उसकी ही ही हैड अ वेरी गुड आउटिंग। उसने आई थिंक इंडिया वाला गेम भी आई थिंक उसने आखिर तक ले गया था। वो फिनिश नहीं कर पाया। बट एक चीज़ ये है कि इन दिस सीरीज इज गोइंग टू बी वेरी एक्साइटिंग इन टर्म्स ऑफ caliber that Pakistan team has. This series will be very big for Babar Azam. Okay, I think this is an opinion across the board in the Pakistan cricket fraternity कि अगर बाबर आजम की ये सीरीज अच्छी नहीं जाती है, chances are with Akif Javed in the selection team, उसको कुर्बानी का बकरा बना के आपने उनको साइडलाइन कर देना है, and I see it happening. Ali, do you agree with that? यस एंड नो। एक तो ये कि बाबर आजम का जो टीम में जगह है ऑब्वियसली वो पक्की नहीं है, लेकिन आई थिंक बाबर आजम से ज़्यादा जिसको खतरा है वो साउथ शकील को है ओडीआई टीम में। आई डू फील कि वो वो तो है ही नहीं स्क्वाड में। सोशल इज नॉट इन द स्क्वाड। आई पर्सनली फील कि उनको प्रोटेक्ट किया गया है अभी के लिए, बिकॉज ही इज गोइंग टू गेट बैडली एक्सपोज ऑन द बाउंसी ट्रैक्स। तो लीडिंग अप टू द चैंपियंस ट्रॉफी मुझे ऐसा लगता है कि बाबर अपनी जगह बचा लेंगे। कमरान गुलाम को अगर उन्होंने फिट इन किया तो दे विल ट्राई टू फिट हिम इन द नंबर 5 पोजीशन जहां साउथ शकील खेल रहे थे 2023 वर्ल्ड कप। तो दैट्स व्हाट आई फील। तो मुझे ऐसा लगता है कि बाबर कहीं ना कहीं सस्टेन, आकिब जावेद माइट ट्राई टू लाइक पुट हिम आउट, लेकिन जिस तरह की चैंपियंस ट्रॉफी जिन ट्रैक्स में है ना, थोड़ा सा आपको फार साइडेड सोचना होगा। ठीक है, मुझे टेस्ट क्रिकेट की समझ आती है कि आप उनको रेस्ट करा दो, बट WTC से आप आउट हो, बट बाबर के बगैर आप चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं जा सकते। तो आई फील कि इवेंचुअली जिस बंदे को निकाला जाएगा, और ठीक है, आई स्टिल फील कि साउथ शकील हैड अ चांस टू प्ले इन पाकिस्तान, लेकिन जिस तरह कमरान गुलाम खेले हैं, I think he's going to be more of a choice in the Champions Trophy. The Babar might be able to sustain that. It's a very important series for him, but अगर वो runs नहीं भी करते तो I would still keep him in my plans leading up to the Champions Trophy. That's my take on it. दूसरा मैं एक छोटी सी बात कर दूं, आपने मोहसिन नकवी पे की थी। Please stop regarding मोहसिन नकवी as the PCB chairman. वो चीफ ठेकेदार है, ठीक है। उनको बोर्ड में सिर्फ इस वजह से लाया गया है, हम बड़ा क्रिटिसाइज करते हैं कि एक साल में स्टेडियम अपग्रेड कर दो, क्योंकि जब वो वो थे पंजाब के केयरटेकर तो उन्होंने ना काफ़ी ज़्यादा फ्लाईओवर बनाए थे। ही इज़ अ ठेकेदार, और वो हर महीने एक बंदा ऑडिशन लेते हैं, उसको नॉमिनेट करते हैं बोर्ड चलाने के लिए, फिर उसे तंग आ जाते हैं, उसको चेंज कर देते हैं। तो मोहसिन नकवी पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आइंदा उनको क्रिटिसाइज ना करें। उनको क्रिटिसाइज करना है तो जो रॉ मटेरियल लग रहा है गद्दाफी स्टेडियम में या कराची के स्टेडियम में, आप उसको क्रिटिसाइज करें। जो टाइमलाइन नहीं मीट हो रही है आप उसको क्रिटिसाइज करें, आप ईंटों की क्वालिटी को क्रिटिसाइज करें, आप मतलब जो डस्ट उठ रही है आप इन चीज़ों को क्रिटिसाइज करें। क्रिकेटिंग मामलात के लिए वो बंदे नहीं आए, वो सिर्फ ठेकेदारी के लिए आए हैं, और ठेकेदारी के लिए फिर ठेकेदारी का एक्सपर्ट उनको क्रिटिसाइज करे। हमारे बस का काम नहीं है कि हम उस इंटेलेक्ट को समझें जिसने मोहसिन नकवी को अपॉइंट किया। वैसे आई थिंक उन्होंने एक बात तो बोल दी थी कि वो क्रिकेट से उनको कोई लेना देना है नहीं। वो तो फर्स्ट डे पे पोडियम पे बैठ के उन्होंने कह दिया क्रिकेट से मेरे को लेना देना नहीं है, आप मतलब आई विल नॉट बी मैनेजिंग क्रिकेट। सो आई गेस दैट्स वन थिंग। बट ऐसे यार एक उनका बात तो है, किसी भी चीज़ से लेना देना नहीं है, उनका इंटीरियर मिनिस्ट्री से भी कोई लेना देना नहीं। नहीं भाई वो तो माशाल्लाह से वो अभी रिजवान का स्टेटमेंट नहीं सुना था आपने कि वो एक दिन आइलैंड में होते हैं, अगले दिन लाहौर आ जाते हैं, हाँ कल मुल्तान चले जाते हैं, फिर रात कराची भी आ जाते हैं। फुल मतलब हटो बच्चों उनका आइटिनरी हाँ, चल वो रहा है। यही वो उनका काम ही यही है, उसके अलावा उनको और कोई काम नहीं है। वो इधर से उधर से इधर हो सकते हैं बस, और उसके अलावा उनको और कोई काम नहीं। बट यार जो भी है, बंदे ने स्टेडियम बनवा दिया ऑलमोस्ट। हाँ, आप वो पता क्रेडिट दे चलेगा दे। भी, वो भी उसका भी पता चलेगा भी कि वो कितने अच्छे स्टेडियम बने। जब हमने देखा है कि जो 6-8 महीने में जब हमारे यहाँ प्रोजेक्ट तैयार होते हैं ना, उसका क्या हाल होता है वो भी देखा हुआ है हमने। तो और ये जो मटेरियल लग रहा है ना उन उन जगह उन चीज़ों पे, इन स्टेडियम्स में,
उन मटेरियल की भी क्वालिटी हमें पता है कैसी है। ठीक है, अली तो वहाँ रहता है, अली को तो अंदाज़ा है। हमने भी देखा हुआ है कि भाई कि जब हमारे यहाँ भी रोड्स और अंडरपास और फ्लाईओवर बनते हैं तो उनकी क्या क्वालिटी होती है और उनमें जो रॉ मटेरियल लग रहा होता है उनकी क्या क्वालिटी होती है। तो अल्लाह खैर करे। ये जो स्टेडियम्स में जो माल लग रहा है या जो मेहनत हो रही है ये यार आप लॉन्ग बॉयज़ को लास्टिंग हल्का हो। ले रहे हैं, बॉयज़ हल्का बॉयज़ ले की रहे नहीं हैं, बहुत भाई, हल्का ले रहे हैं। वो मैं बॉय सुबह मैं के टाइम बॉयज़ पे को। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं एज इंटीरियर मिनिस्टर, हाँ 2 घंटे बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं एज पीसीबी चेयरमैन। वो बॉय, अब वो हाँ एक कैरेक्टर है जो कि डिफरेंट रोल्स में फिट होता रहता है। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन मोहसिन नकवी जो है ना, इज द सेकंड बेस्ट थिंग आफ्टर दैट। ठीक है आजकल। हाँ, वो स्ट्रेट पर्सनैलिटी चल रही है उनकी। एक और चीज़ वैसे मैं आई थॉट कि ये लोग पिंडी में टेस्ट मैच इसलिए नहीं करवा रहे थे क्योंकि पिंडी में काम चल रहा था। पिंडी में जब मैच हुआ तो उसको चेंज ही नहीं हुआ। आई लिटरली थॉट, आई रेड कि यहाँ पे सीटें वीटें लगेंगी एंड पता नहीं क्या। आई रेड मतलब जो रेनोवेशन होनी थी वो अपेरेंटली स्टार्ट हो गई थी पिंडी में, तभी इंग्लैंड का स्केड्यूल आने में देर हो रही थी कि देर इज नो व्हेन टू प्ले, व्हाट टू प्ले, वेयर टू प्ले। अभी जो पिंडी में टेस्ट मैच हुआ है उसमें तो कुछ लग ही नहीं रहा था कि पिंडी स्टेडियम को छुआ भी है इन लोगों ने कि नहीं छुआ है। तो आई डोंट नो। मैं इसीलिए कह रहा ना, मैं किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा। आई मीन जो भाई काम ये ये कर रहे हैं ना वो कराची स्टेडियम ना, को तो भाई, लाहौर को तो उन्होंने बिल्कुल गट कर दिया है। लाहौर स्टेडियम हैज बीन गटेड। वो बस बाहर की बस चार दीवारी है, बस अंदर से तो पूरा उन्होंने तोड़ ताड़ दिया है। कराची का स्टेडियम भी उन्होंने तकरीबन जो पेविलियंस हैं वो तो तोड़ दिए हैं पूरे। तो लेट्स सी हाउ दैट गोज, क्योंकि डेडलाइन जो आईसीसी ने दी है इज December 31st। हाँ हो एंड जाएगा, तैयार हो जाएगा। तैयारी का मसला नहीं है, तैयार तैयार हो वो जाएगा, खड़ा कर एक देंगे। एक स्ट्रक्चर खड़ा हो जाएगा वहां पे। वो अलग हाँ बात है उसका होना क्या है, 2 महीने बाद वो देखा जाएगा। हाँ फाइनल प्रेजेंटेशन दे हाँ देंगे मोहसिन नकवी। मैं बता रहा हूँ, आप हाँ चीफ ठेकेदार को इजी ना ले। आप लोग बहुत इजी हाँ ले रहे हैं उनको। वो आए हैं सिर्फ जो पैसा आया हुआ है ना उसको एलोकेट करने के लिए 2 काम। और दूसरा उनका ये है कि अमित से शाह के साथ, क्योंकि वो डायरेक्ट जाहिर है वो वहाँ के इंटीरियर मिनिस्टर, इधर के इंटीरियर मिनिस्टर, तो like on a serious topic, I think एक तो जाहिर है with so much money coming in, they needed someone responsible to handle these projects, और उनकी ठेकेदारी में बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरा ये है कि इंटीरियर मिनिस्ट्री में डायरेक्ट अब इंडिया को लाना, डेली ट्रैवल कराना, वो काफी एक फड्डा पड़ना है। तो ये 2 चीजें, क्रिकेट अरे तो छोटी हाँ, चीज ये है भी यार। बड़ी, ये तो क्रिकेट छोटी। अभी तक तो खैर इंडिया की भी कोई बातें आई नहीं है। बट मुझे लगता है कि ये इतना लेट लेके जाना, अनाउंसमेंट कराना कि भाई इंडिया आती है कि नहीं आती है। आई जियो न्यूज़ ने तो एक वो करी दी थी कि भाई एग्रीमेंट हो गया है शायद जयशंकर का और इशाक डार का फॉर ये भी क्या हुआ था अभी, जो समिट हुआ था, SCO समिट। एससीओ, एससीओ शंघाई समिट। कॉर्पोरेशन। हाँ। हाँ, तो यहाँ पे तो लग रहा है डील हो गई है। अब डील में क्या हुआ है वो तो अल्लाह ही जानता है, अगर डील हुई कुछ भी है नहीं कि नहीं हुआ, हुई है। कुछ नहीं हुआ। अभी आप देखें आगे आगे, जैसे एशिया कप से पहले भी वो लारे लप्पे दे रहे थे ना, ये अभी भी लारे नहीं, लप्पे देते एशिया कप से रहेंगे। तो बहुत पहले स्टेटमेंट आ गया था बीसीसीआई का यार। एशिया कप में तो बहुत पहले लोगों ने बोल दिया था कि हम लोग नहीं आ रहे। हाँ मगर हमारे चेयरमैन साहब उस वक्त भी लारे लप्पे दे रहे थे ना कि जी वो हम जो है वो हाइब्रिड मॉडल लगाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, और ये हमने 3 मॉडल प्रेजेंट किए हैं और ये किया वो क्या। आखिर में क्या हुआ, श्रीलंका गया ना पूरा टूर्नामेंट। आपने सिर्फ 2 मैचेस कराए, यहाँ पे 3 मैचेस कराए जो भी, और फिर सारा टूर्नामेंट आपने श्रीलंका में खेला जाके। तो इतना आसान नहीं है कि आप उनको बुलाएं और उनको बोलें भाई लाहौर में मैच खेलें और फिर जाके चंडीगढ़ में रहें या दिल्ली में रहें। तो इट्स नॉट दैट इजी। तो वो खेलेंगे आपके साथ और क्या आप, खेलेंगे वो नहीं हाँ वो पता। आपको अच्छे से नहीं, खेलेंगे आई आपके थिंक साथ। आ जाएंगे। आई थिंक ट्रैवल कर लेंगे। आई थिंक ये डेली ट्रैवल वाली चीज़ मेक सेंस। और सुनने में यह है कि बेसिकली एक मैच उनका पिंडी में भी होगा, क्योंकि देखिए अब आगे जो 2 टूर्नामेंट्स है ना, दोनों इंडिया में, एशिया कप भी और आई बिलीव T20 वर्ल्ड कप में भी। तो जैसे भी उनके एंड लाइक बीइंग क्रिकेटिंग फैंस, जैसे भी उनके फॉरेन मिनिस्टर आए हैं, इफ द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया कैन ट्रैवल इन अ डे एंड गो बैक एंड स्पेंड 24 आवर्स, उनके 11 प्लेयर्स को भी प्रेसिडेंशियल लेवल सिक्योरिटी दी जा सकती है। आई थिंक जब से ये समिट हुई है तो कुछ ज्यादा सेम वॉइसेस टीवी पे आना शुरू हो गए। उनके कुछ जर्नलिस्ट भी आई थी यहाँ पे, काफी उनका एक बड़ा ग्रुप आया था। आई थिंक अब वो ट्रैवल कर लेंगे। जो नो न्यूज इज गुड न्यूज इन दिस केस, ठीक है। क्योंकि अगर December 31st तक कोई बैकअप वेन्यू तैयार नहीं होता तो आई थिंक इंडिया ट्रैवल कर लेगी। और कुछ ना कुछ हद तक मुझे ऐसा लगता है कि रोहित शर्मा, विराट कोहली को इस चीज़ की खबर है कि they're traveling, which is why they've not announced their retirements from the ODIs yet. Wouldn't it make perfect sense for them to retire after the T20 World Cup?
एक इंडियन टीम भी एक दफ़ा पाकिस्तान में खेलना चाहती है, तो आई नो दिस इज़ मोर ऑफ अ रोमांटिक एंगल टू दिस, लेकिन मुझे लगता है कि इंडिया इज़ गोइंग टू ट्रैवल टू पाकिस्तान एंड ऑब्वियसली दैट्स गोइंग टू बेनिफिट क्रिकेट एंड क्रिकेटिंग फैंस अक्रॉस द नेशन। तो बेहतरी की उम्मीद है कि शहरियार और आप चीफ ठेकेदार को ईज़ी ले रहे हैं, ये अच्छा के साथ डील ये कराएँगे। ये क्रिकेट के अलावा हर काम कर लेंगे, बस क्रिकेट नहीं सीधी कर सकते, तो आप ना ईज़ी लें। बट खैर वी होप के जो भी हो हक में बेहतरी का फैसला हो, एंड यू नो वी ऑल होप के सब चीज़ें खैर खैर से हो जाएं। चलें गाइस, अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट टाइम मुलाकात होती है। प्लीज़ गो चेक आउट अली's पेज हियर गोज़ नथिंग ऑन यूट्यूब, और हमें भी लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट्स बिलो। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मुलाकात होती है, होपफुली फॉर द फर्स्ट ODI अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। अल्लाह हाफ़िज़।